Hello class 10th students. So you are watching my channel Learn Social Science by Jatin Dikshit, and today we are going to solve the fourth social science class 10th board paper MCQs. Right. इससे पहले हम 3 पेपर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बेटा. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो थ्रू इट. आज हम फोर्थ पेपर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं MCQs के लिए, क्योंकि MCQs 20 मार्क्स के आते हैं, तो वी शुड हैव to do a very good practice for getting 20 marks in MCQ section of social science class 10 board exam, right? So question number 1 है बेटा, from which of the following countries Giuseppe Garibaldi belong to? पूछा गया है कि जो गिसिपी गैरिबाल्डी पर्सन था ये किस कंट्री से आता है. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा गिसिपी गैरिबाल्डी था कौन. ये कौन था? एक रेवोल्यूशनरी था. कौन था? रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, राइट. अब ये रेवोल्यूशनरी किस देश का था? ए है बेटा ऑस्ट्रिया, बी है इटली, सी है ग्रीस एंड डी है स्पेन. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट्स बी, इटली. अब गिस्पी गैरिबाल्डी के अलावा भी 2 और रेवोल्यूशनरीज थे इटली के जिन्होंने इटली को आज़ाद कराया था. एक कौन थे बेटा? एक थे आपके कैबूर, और दूसरे कौन थे? मैजिनी. इनका भी नाम आप याद रखना, राइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन एंड रीजन. रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. असर्शन और रीजन दिया गया है हमें दोनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है बेटा. असर्शन दिया है बेटा, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज बाल्कन. जो सबसे सीरियस टेंशन थी नेशनलिज्म को लेके यूरोप में, वो बाल्कन रीजन में थी 1871 के बाद. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. दिस वी हैव रेड इन अवर लास्ट टॉपिक. नेक्स्ट है बेटा रीजन, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर. दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट. सो ए ऑप्शन है बेटा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी है बेटा ए इज ट्रू और इज फॉल्स. डी है बेटा ए इज फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. सो ट्रू तो दोनों हैं, ठीक है. सो सी और डी तो वैसे भी नहीं हो सकते ऑप्शंस. अब हमें सेलेक्ट करना है ए और बी में से, क्योंकि जो सेकंड वाला है रीज़न वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. ये कुछ इवेंट्स हुए थे और ये इवेंट्स हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री से. अब इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, राइट. अब इवेंट नंबर 1 है बेटा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, राइट. इवेंट नंबर 2 है बेटा डिफीट ऑफ नेपोलियन, राइट. इवेंट नंबर 3 है बेटा आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एंड इवेंट नंबर 4 है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट. नाउ अब हमें इसे क्रोनोलॉजी में एडजस्ट करना है, राइट. तो इसमें से जो सबसे पहले इवेंट हुआ है, राइट, वो क्या होगा बेटा? दैट विल बी सिंपल डिफीट ऑफ नेपोलियन. क्या होगा सबसे पहले? डिफीट ऑफ नेपोलियन. अब डिफीट ऑफ नेपोलियन लगभग हुआ था बेटा 1814 में, अगर आपको अच्छे से याद हो, राइट. और इसके बाद था बेटा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. ये लगभग हुआ था 1832 में, ठीक है. जिससे कि ग्रीस, कौन सा नेशन आज़ाद हुआ था? ग्रीस आज़ाद हुआ था, रिमेंबर. तो पहला तो ये हो जाएगा बेटा, दूसरा ये हो जाएगा. अगर अब हमें इन दोनों की डेट्स पता है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इसी के बाद हुआ है, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के बाद, राइट, 1848. देन अगर हम ऑप्शंस में बेटा देखें कि सेकेंड और फिर फर्स्ट ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, राइट. सो व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस? ऑप्शन नंबर सी. हमारी बुक में भी सेम है. सबसे पहले हम डिफीट ऑफ नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं बेटा, उसके बाद हम पढ़ते हैं वियना कांग्रेस के बारे में,
ठीक है, जो नेपोलियन की जीती हुई टेरिटरीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द विनिंग कंट्रीज़। फिर हम ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल मींस ग्रीस इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम बेटा अपने चैप्टर में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं। एट लास्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं इटली के बारे में, राइट। तो इसी तरह अगर हमें सीक्वेंस पता है चैप्टर का, देन वी विल बी easily able to arrange these events in the chronological order, right? Now question number 4 beta, which one of the following pairs regarding Indian nationalism is correctly matched? अब कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है इसमें से, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सरदार पटेल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, क्या सरदार पटेल का इसके साथ कोई लेना देना था? नहीं, इट इज़ नॉट सो। भगत सिंह स्वराज पार्टी, नहीं, भगत सिंह का तो स्वराज पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि भगत सिंह जो स्वराज पार्टी थी बेटा, ये तो क्या कहते हैं, सियाल दास और मोतीलाल नेहरू ने फाउंड की थी, राइट। सियाल दास बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह से सियाल दास का भी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इनका तो स्वराज पार्टी से था। बारडोली सत्याग्रह में तो लाला लाजपत राय थे, राइट। और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में जतिन दास जैसे रेवोल्यूशनरीज थे, तो सरदार पटेल तो थे नहीं, राइट। डी है बेटा जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन दिया गया ओध किसान सभा में या अवध किसान सभा में, ये करेक्ट है। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा? इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। हमें पता है कि बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर अवध किसान सभा को इस्टेब्लिश किया था, राइट। अवध में के पीजेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान थे लैंडलॉर्ड से, है ना। तो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन? इज ऑप्शन नंबर डी, सिंपल, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। हमें करेक्टली मैच्ड पेयर सेलेक्ट करना है। फेरस, नेचुरल गैस क्या फेरस है? नहीं, फेरस मिनरल नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ एनर्जी रिसोर्स। नॉन फेरस, निकल, निकल क्या नॉन फेरस है? नो, इनकरेक्ट। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, लाइमस्टोन, यस, लाइमस्टोन क्या है बेटा? जिससे कि सीमेंट बनता है, राइट। और नॉन मेटेलिक मिनरल है, क्या मेटल होता है लाइमस्टोन में? सीमेंट में क्या कोई मेटल होता है? नहीं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। एनर्जी मिनरल्स, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या कोई एनर्जी मिनरल है? नो। सो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन बेटा? ऑप्शन नंबर सी, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा, read the given statement and choose the correct option with regard to rabi cropping season from the following। ठीक है, आप हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स चुननी है रबी क्रॉपिंग सीजन की, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। ये तो सही स्टेटमेंट है, हम जानते हैं 3 सीजन से हम आए, कौन कौन से बेटा? खरीफ, राबी और ज़ैद, 3 क्रॉपिंग सीजन है हमारे, खरीफ, राबी और ज़ैद। अब हमें फर्स्ट तो स्टेटमेंट सही है, विंटर में रबी क्रॉप्स की जाती है। सेकेंड है सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून, इज इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू। थर्ड, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर मेज, कॉटन, जूट। मेज, कॉटन, जूट क्या इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स है? नो, दीज आर नॉट द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स। पंजाब, हरियाणा, यूपी आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, दिस इज करेक्ट। पंजाब, हरियाणा इन यूपी आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा? इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हमने कौन कौन से सही ऑप्शन टिक किए थे? रबी क्रॉप्स विंटर, sown from October to December, Punjab, Haryana and UP are important for the production of wheat, correct? Now moving forward to our next question, identify the soil with the help of following information। ठीक है, हमें सॉइल बतानी है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे। पहला करेक्टरिस्टिक दिया है सॉइल के बारे में, डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर। ये उन एरियाज में डेवलप होती है जो जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, और ये लीचिंग के रिजल्ट से बनती है जब हैवी रेन होता है। लीचिंग का मतलब होता है बेटा जो सॉइल है उसकी परत का निकलना। आप देखते हो कि जब पानी बरसता है तो सॉइल, मिट्टी में गड्ढे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी बह जाती है और फिर बहुत ज़्यादा गिलगिला
ज़मीन हो जाती है, राइट, तो लीचिंग उस प्रोसेस को कहते हैं। फिर थर्ड है बेटा ह्यूमस कंटेंट इज़ लो, ठीक है। तो इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा आपके टाइप सी लेटराइट सॉइल के, राइट। और अगर आपको याद रखना है तो लेटराइट, लीचिंग, हाई टेम्परेचर, ह्यूमस कंटेंट लो, ऐसे याद रख सकते हो, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर 8 क्वेश्चन बेटा, which of the following terms refers to the belief in and advocacy for the social, political and economic equality of women? मीन्स इसमें से कौन सा टर्म रिफ़र करता है कि हम वुमेन के लिए एडवोकेट कर रहे हैं, मतलब प्रमोट कर रहे हैं सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, राइट। तो इसके लिए बेटा टर्म है पैट्रियार्ची मीन्स फादर रिलेटेड, मैट्रियार्ची मीन्स मदर रिलेटेड, सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, इसमें दोनों आ जाएंगे, एंड फेमिनिस्ट आर द पीपल हु जनरली टॉक्स अबाउट और एडवोकेट्स अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन इन सोशल, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक लाइफ, राइट। सो व्हाट विल द करेक्ट आंसर? फेमिनिस्ट, डी, ठीक है। नाउ सो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, रीड द गिवन स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल द कम्युनिटीज़ हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन कंट्री। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और सारी कम्युनिटीज़ को इंडिया में अपने धर्म को प्रोफेस और प्रैक्टिस, प्रोफेस का मतलब प्रचार, प्रैक्टिस का मतलब पालन, ठीक है, करने की इजाज़त है। ये इस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म इज़ यूज फॉर द अबव स्टेटमेंट, इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म यूज़ होता है? अब देखो बेटा, दो टाइप की कंट्री होती है, एक होती है सेकुलर और एक होती है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन होता है, सेकुलर कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। तो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन? इट्स बी, सेकुलर, राइट। नेक्स्ट है बेटा, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से और फिर करेक्ट ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना है। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, राइट। सो ए का क्या हो जाएगा? बी। स्टेट लिस्ट के क्या होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट के क्या होते हैं? दोनों के। रेस्टोरेटरी पे क्या होते हैं? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना पाती है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बेटा? फर्स्ट का क्या है? बी। सेकंड का क्या है? ए। सो ये किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। सो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म द सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसल्स? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था बेल्जियम का सेपरेट गवर्नमेंट बनाने का ब्रसल्स में? ठीक है। प्रमोटिंग कल्चरल इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स को प्रमोट करना। बी, मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। सी, इन्फोर्सिंग लोकल लॉज। डी, इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन। सो बेल्जियम में प्रॉब्लम किसकी थी ये हमें पता होना चाहिए। बेल्जियम में लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम थी, तो कौन सी एकोमोडेशन करनी होगी उन्हें? डी, लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ 2 पार्टी सिस्टम? वेरी सिंपल क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम में 3 टाइप्स पार्टी सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम पूछा जाए बेटा आपसे, तो 2 पार्टी में चाइना में क्या 2 पार्टी सिस्टम है? नहीं, 1 पार्टी है। इंडिया में क्या 2 पार्टी है? मल्टी पार्टी सिस्टम है। यूके में 1 पार्टी है? नहीं, 2 पार्टी है। येस। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? यूके, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंसेस प्ले इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। चेक एंड बैलेंस का क्या रोल होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में? इसमें से हमें एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है ऑप्शंस में। ए, टू इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव्स, एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के। बी, टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम अथॉरिटेरियनिज्म, पावर्स को सेपरेट करना अलग अलग पिलर्स में डेमोक्रेसी के, जिससे कि कोई अथॉरिटेरियनिज्म को प्रैक्टिस ना करे। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक व्यक्ति का अथॉरिटी में रहना।
सी है टू प्रिवेंट एनी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कोई बदलाव को रोकना। डी है टू इंश्योर एब्सोल्यूट पावर फॉर वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये इंश्योर करना कि एब्सोल्यूट पावर रहे गवर्नमेंट की एक ब्रांच के पास। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम अथॉरिटेरिज्म। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मीन्स हमारे तीन पिलर्स होते हैं बेटा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों की पावर्स को एक दूसरे से वो सेपरेट करती है, राइट। और जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, सपोज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज एज फॉलोज। मंथली इनकम दी गई है एक परिवार की बेटा, जिसमें मदर की इनकम है 50,000, फादर की है 40,000, सन की है 20,000, डॉटर की है 20,000। अब क्वेश्चन में बोल रहा है एवरेज इनकम हमें इस फैमिली की निकालनी है। सिंपल है बेटा, 4 लोग हैं फैमिली में, साफ दिया है। एवरेज इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों की इनकम ऐड कर देंगे। अगर हम इन चारों की इनकम ऐड करते हैं तो क्या होगा टोटल बेटा, 1,30,000। एवरेज इनकम निकालने के लिए कितने लोग हैं, 4, डिवाइड बाई 4। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा बेटा हमें 32,500। अब ये 32,500 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के रिस्पेक्टिव में वर्ल्ड बैंक ने किस इंडेक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड बैंक जो है एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक यूएनओ की, जो डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए किस इंडेक्स का यूज़ करती है, दिस वी हैव टू टेल, ठीक है। क्या इन्फेंट मॉर्टेलिटी का यूज़ करती है, नहीं। क्या इक्वालिटी का करती है, नहीं। बॉडी मास इंडेक्स, नहीं। ये तो वेट और हेल्थनेस है, मेल नरिश्ड है एक व्यक्ति या हेल्दी है, इसको मेज़र करने के लिए होता है। सो डी होगा बेटा पर कैपिटा इनकम। सो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन, इट्स ऑप्शन नंबर डी, पर कैपिटा इनकम को मेज़र करता है इंडाइसिस में। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। रिव्यूइंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। बैरियर्स हटाना, रेस्ट्रिक्शंस हटाना, जो कि किसने लगाए हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं। किस पे लगाए हैं, ट्रेड पे लगाए हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, हमने पढ़ा है, 2 ही टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन में। द आंसर विल बी सी, लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेड बैरियर्स से सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा देना जो कि सरकार ने लगाए हैं। और इंडिया की इकोनॉमी कब लिबरलाइज हुई थी, ईयर याद रखेंगे हम सब, 1991 में, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज़। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। हमने चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। अब हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है। अ फार्मर इरीगेटिंग इज फील्ड, क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, नो। अ हैंडलूम वीवर वर्किंग इन अ हाउस, नो। सी अ हेड लोड वर्किंग कैरिंग सीमेंट, नो। डी अ टीचर टेकिंग क्लासेस इन अ गवर्नमेंट स्कूल, yes, this teacher is working in an organized sector, right. Question number 18 beta, which of the following are developmental goals of a prosperous farmer। एक जो प्रॉस्पेरस फार्मर है उसके क्या डेवलपमेंटल गोल्स होंगे, समृद्ध किसान के डेवलपमेंटल गोल्स, ये हमें बताना है, राइट। नाउ पहला बेटर वेजेस, बी higher support prices for crops, C assured high family income, fourth more days for work। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बेटा, बेटर वेजेस। बेटर वेजेस की तो उससे चिंता ही नहीं है क्योंकि वो तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहा है। हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, यस। एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, उसे चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। मोर डेज फॉर वर्क, इसकी भी उसे कोई नीड नहीं है। तो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड और थर्ड किस में है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, वाई डू लीडर्स ऑफन रिक्वायर कोलेक्टर बिफोर लैंडिंग लोन, वाई डू लैंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलेक्टर बिफोर लैंडिंग लोन, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। लैंडर्स को क्यों चाहिए होता है कोलेक्टर लोन देने से पहले, लैंडर्स कौन, जो लोन देगा, ठीक है। कोलेक्टर क्या होता है, आ डॉक्यूमेंट जो कि प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, लोन लेने के वक्त कि अगर आप लोन ली पे ना कर पाओ तो वो उस कोलेक्टर को बेच के जो लोन की अमाउंट है वो वापस ले सके। ए है टू लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोवर्स, नहीं।
सेकेंड है बेटा टू इस्टेब्लिश पर्सनल रिलेशन, सवाल ही नहीं उठता है। टू इंक्रीज दियर प्रॉफिट मार्जिन, नो। टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट, यस। आप डिफॉल्टर ना बन जाओ, आप लोन को डिफॉल्ट ना कर दो, तो व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन? इट्स ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बोर्ड क्वेश्चन पेपर MCQ is बेटा look at the given picture carefully and infer the income of the bank। ठीक है, हमें इस पिक्चर को केयरफुली देखना है और हमें बैंक की इनकम देखनी है, राइट। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, और हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, राइट। डिपॉजिटर्स हैं एक तरफ और बोरोअर्स हैं, और हमें बैंक की इनकम पता लगानी है स्टेटमेंट से, राइट। तो क्या होगा? ए होगा द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड बोरोड बाय द बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नो। The difference of amount of interest between what is charged from borrowers and what is paid to depositors, yes. The difference of interest rate between what is charged from borrowers and what is charged from depositors, ठीक है, डिपॉजिटर्स से चार्ज लिया नहीं जाता है, उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है, तो इट विल बी रॉन्ग। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द डिपॉजिटर एंड बोरोड बाय द बोरोवर, रॉन्ग। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बेटा? इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। बैंक की इनकम क्या होती है? जितना डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देती है और जितना बोरोवर से इंटरेस्ट लेती है, और डिपॉजिटर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है बेटा, और बोरोवर्स से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। अब हम वो अगर माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द income of the bank. So option B will be the correct option, right? I hope that you all have understood the explanation of all these 20 MCQs that I have discussed in this fourth full-fledged board paper MCQ practice of class 10 social science. If you like the video, then please share this video with your friends, your classmates, and ask them to go through my channel for better understanding of MCQs and practice them. Do watch the full video, don't skip the video in between, otherwise it will be difficult for you to cover all the 20 MCQs. I hope that you all must be happy with the way I am explaining. If you have any doubts or queries, you can pin me in the comment box. Until then, keep watching my channel. Do like, share and subscribe and share with your friends. Thank you everyone. Have a very